हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं फिगर ऑफ स्पीच। और आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देखो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हर प्रकार के एग्ज़ाम में फिगर ऑफ स्पीच को पूछा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी कम बच्चों को इसके बारे में नॉलेज होती है। तो कमेंट्स के हिसाब से भी मैंने सोचा था कि फिगर ऑफ स्पीच इस वीडियो में करवाना चाहिए, इसलिए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ फिगर ऑफ स्पीच। तो देखते हैं इस वीडियो में है क्या। फिगर ऑफ स्पीच अब जानना ज़रूरी है, फिगर ऑफ स्पीच है क्या। हिंदी में आपने पढ़े होंगे अलंकार, जी हाँ। तो स्टूडेंट्स, फिगर ऑफ स्पीच हिंदी में बोलते हैं अलंकार, इंग्लिश में बोल देते हैं फिगर ऑफ स्पीच। यही अब अलंकार का नाम लेते ही बच्चों के लिए आसान हो गया है, क्योंकि पहले बच्चों को पता नहीं होता क्या है फिगर ऑफ स्पीच क्या है। तो फिगर ऑफ स्पीच अलंकार है, हिंदी में अलंकार, इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच। अब फिगर ऑफ स्पीच या अलंकार क्यों यूज़ किए जाते हैं? वाई दे आर यूज्ड इन एनी लैंग्वेज, इट मे बी हिंदी और इंग्लिश, वाई दे आर यूज्ड। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कोई विवाह है, कोई फंक्शन है, तो जो लेडीज़ हैं आभूषण डालती हैं, सुंदर सुंदर ड्रेसेस डालती हैं। क्यों? ताकि वो सुंदर दिखाई दे। उसी तरह जो पोइट है या जो राइटर है, वो अपनी लैंग्वेज को सुंदर दिखाने के लिए, उसके द्वारा लिखी गई जो चीज़ है उसको सुंदर दिखाने के लिए कुछ फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करता है, कुछ अलंकार का यूज़ करता है, ताकि जो उसके द्वारा जो कही गई बात है, उसके द्वारा लिखी गई जो पोइम है, ठीक है, वो सुंदर दिखाई दे। इसीलिए इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। जैसे महिलाएं आभूषण यूज़ करती हैं, उसी प्रकार कोई भी आभूषण यूज़ करता है, लेकिन खुद के लिए नहीं, अपनी लैंग्वेज के लिए, जिनको हम बोलते हैं अलंकार या फिगर ऑफ स्पीच। अब बात यह है कि हम किस प्रकार पहचान करें, पेपर में कोई एक सेंटेंस आता है तो हम किस प्रकार पहचान करें कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें कौन सा अलंकार है, ये चीज़ कैसे पहचान करें, ये चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट जो जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज सिमिली, ठीक है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं उपमा अलंकार। हिंदी में इसको हमने नाम दिया है उपमा अलंकार। जैसे जहाँ तुलना की गई हो, दो के बीच में तुलना की गई हो, उसका चेहरा चांद के समान है, उसका चेहरा चांद जैसा है, तो जहाँ तुलना की गई हो वहाँ बोलते हैं सिमिली, कंपैरिजन जहाँ दिखाया गया है, ठीक है। और कई बार आप पहचान कैसे कर सकते हो, आप हिंदी ना बना पाओ सेंटेंस की, तो ये वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं। एज आपको वहाँ दिखाई देगा, लाइक आपको दिखाई देगा। और फिगर ऑफ स्पीच हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एज के द्वारा पहचान सकते हो, लाइक के द्वारा पहचान सकते हो, कंपैरिजन वहाँ मिलेगी, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के समान दिखाया उसमें मिलेगा, दैट इज सिमिली, हिंदी में जिसको बोलते हैं हम उपमा। सेंटेंस दिया गया है, द ग्लो, चमक, ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे की चमक, वाज थी, एज ब्राइट एज सनशाइन, कितनी ब्राइट थी, सनशाइन के तरह, एज ब्राइट एज सनशाइन, उसके चेहरे की चमक सनशाइन की तरह थी, सन की साइन की तरह थी। तो तुलना की गई है, तो इसमें हम यहाँ बता सकते हैं इस सेंटेंस में कौन सा है, सिमिली। नेक्स्ट एग्जांपल है, राम लुक्स, दिखाई देता है राम, एज स्ट्रोंग एज एन ऑक्स, एक बैल की तरह मजबूत दिखाई देता है। तो यहाँ भी तुलना की गई है, दोनों की जो ताकत है उसकी तुलना की गई है। और जहाँ कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, सिमिली। इनके द्वारा भी आप पहचान सकते हो। तो आसान है जो पहले हमने बात की सिमिली। दूसरा जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, मेटाफर। मेटाफर जिसको हम बोलते हैं रूपक अलंकार, जिसको हम बोलते हैं रूपक अलंकार। और सिमिली और मेटाफर एक जैसे ही हैं, लेकिन एक छोटा सा फर्क इनके बीच में है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें तुलना की जाती है, जैसे उसका चेहरा चांद के समान है, उसका चेहरा चांद के समान है,
तो जहाँ यहाँ तुलना की गई है, लेकिन इसमें तुलना नहीं की जाती। इसमें ये कहा जाता है वह चांद है, उसका चेहरा चांद है, के समान है नहीं। इसमें बोला जाता है कि भाई उसका दिल किसी चीज़ के साथ तुलना की गई है, उसके जैसा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कहा जाता। इसमें तो सीधा कहा जाएगा उसका दिल ऐसा है। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं एक बार। इसमें तो कहा जाएगा उसमें शेर के समान ताकत है। इस सेंटेंस में सिमिली में कहा जाएगा उसमें शेर के समान ताकत है, लेकिन इसमें कहा जाएगा ही इज लायन, वह शेर है। दोबारा फिर, इसमें तो तुलना की जाएगी भी उसमें शेर के समान ताकत है, लेकिन इसमें सीधा ही कहा जाएगा वह शेर है, जिसको हम बोलेंगे मेटाफर। एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें दिखाया गया है माई टीचर इज एन एंजल, सीधा ही कहा गया है, ऐसे नहीं कहा गया माई टीचर लुक्स लाइक एन एंजल, ऐसे नहीं कहा गया। ऐसा कहा गया होता तो सिमिली था, लेकिन या तो सीधा कहा गया है माई टीचर इज एन एंजल, एंजल ही है। ही हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड, सीधा ही कहा गया है उसका दिल सोने का है। कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ऐसे नहीं कहा गया भाई कैमल लुक्स लाइक द शिप ऑफ द डेजर्ट, ऐसे नहीं कहा गया, सीधा ही कहा गया शिप ऑफ डेजर्ट है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मेटाफर एंड सिमिली। यही एक डिफरेंस इन दोनों के बीच में। इसमें तुलना की जाती है, लेकिन इसमें तुलना नहीं की जाती, वैसा ही बताया जाता है। एलिटरेशन जिसको हम बोलते हैं अनुप्रास, जिसको हम बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार आपने पढ़ा होगा, जिसमें दो कोई भी अल्फ़ाबेट्स हैं या कोई भी कॉन्सोनेंट है जिनकी आपस में बार बार वो चीज़ें यूज़ हो, तो उसको हम बोलते हैं एलिटरेशन, अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। तो वो हिंदी में है, ये इंग्लिश में है, सेम है। देखते हैं किस प्रकार। फर्स्ट जो लेटर है सेम कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए, ठीक है। जो फर्स्ट लेटर है फिर आगे कोई मिलेगा दूसरा, फिर अगला, फिर अगला, उनकी सेम साउंड होनी चाहिए। जैसे लिटल, लक्ष्मण, लाइक्स, लीची, ठीक है। लिटल, लक्ष्मण, लाइक्स, लीची, तो बार बार किसका यूज हुआ है? एल का बार बार यूज हुआ है। तो जहाँ एक कॉन्सोनेंट, पहला वर्ड फर्स्ट जो लेटर है सेम कॉन्सोनेंट साउंड रखता हो, जैसे एक आपने हिंदी में सुना होगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चांदनी चौक पे चटनी चटाई, तो बार बार च, तो उसको बोलेंगे हम अनुप्रास अलंकार। वो हिंदी में है, ये इंग्लिश में है, जिसमें इसको एलिटरेशन कहा जाता है। एक वर्ड बार बार बोला जाए कोई, तो वहाँ कौन सा होता है? एलिटरेशन होता है। तो स्टूडेंट्स हमने 3 की बात करी है, सिमिली, मेटाफर, एलिटरेशन। अब हम बात करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ, जो फोर्थ टाइप है, रिपीटिशन। सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अब फोर्थ की बात कर रहे हैं हम, रिपीटिशन। ये देखते हैं कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है रिपीटिशन जिसकी बात है। तो रिपीट नाम से ही क्लियर है स्टूडेंट्स, सबसे आसान इसको मान सकते हैं। रिपीट हो जिसमें एक चीज़ बार बार रिपीट हो। कौन सी चीज़? जिसमें जो वर्ड्स हैं या फ्रेजेज हैं बार बार रिपीट हो, उसको हम बोलते हैं रिपीटिशन। मेरे ख्याल से क्लियर होगी बात ये। रिपीट द सेम वर्ड्स और सेम फ्रेजेस, सेम वर्ड्स बार बार आए या सेम फ्रेजेस जहाँ बार बार आए, दैट इज कॉल्ड रिपीटिशन। एग्जाम्पल से हम देखते हैं। हैटर्ड वॉज ब्रेकिंग एवरीवेयर, ब्लड वॉज स्प्रेडिंग एवरीवेयर, वार वर ब्रेकिंग आउट एवरीवेयर। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ नफ़रत हर जगह फैल रही है, ठीक है। फिर बताया गया है ब्लड वॉज स्प्रेडिंग, इसमें जो खून है वो हर जगह फैला हुआ है। वॉर वर ब्रेकिंग आउट एवरीवेयर, हर जगह लड़ाई छिड़ रही है। तो एवरीवेयर इसमें बार बार यूज़ किया गया है। तो ये आसान है। रिपीटिशन जहाँ एक वर्ड का, सेम वर्ड का और सेम फ्रेजेस का बार बार रिपीटिशन किया जाए, दैट इज कॉल्ड रिपीटिशन। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, आसान है ये। नेक्स्ट जिसकी हम बात करे जा रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट इज़ पर्सोनिफिकेशन। और आपने हिंदी में पढ़ा होगा ये पर्सोनिफिकेशन, इसको बोलते हैं हम मानवीयकरण। मानवीयकरण इसको हम बोलते हैं, और नाम से ही पता चलता है मानवीयकरण, किसी चीज़ का मानवीयकरण कर दिया जाए। किसी एनिमल को, किसी बर्ड को, किसी निर्जीव चीज़ को
आदमी की तरह, मनुष्य की तरह दिखाया जाए, वही मानवीयकरण है यानी पर्सोनिफिकेशन है। कैसे? जहाँ एनिमल को, बर्ड्स को, किसी ऑब्जेक्ट को सीन एज ह्यूमन्स, मानव की तरह, सीन एज ह्यूमन्स, मानव की तरह दिखाया जाए, वही पर्सोनिफिकेशन होता है। तो इसको पहचानना आसान है। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसमें। द सन स्माइल्ड, सन स्माइल करता है, सूर्य मुस्कुराता है, सूर्य को मुस्कुराता हुआ दिखाया गया है, मनुष्य की तरह दिखाया गया है। और क्या करता है? चेस्ड अवे, पीछा करता है, किसका? एंग्री क्लाउड्स, क्लाउड्स का, और क्लाउड्स को गुस्से में दिखाया गया है। तो यहाँ किसी चीज़ को, किसी वस्तु को आदमी की तरह, मनुष्य की तरह दिखाया जाए, वो पर्सोनिफिकेशन होता है। और यहाँ मून को स्माइल करते हुए दिखाया गया है। किसके ऊपर मुस्कुरा रहा है? रिवर के ऊपर मुस्कुरा रहा है। तो जहाँ यहाँ मून को, यहाँ सन को, ठीक है, यहाँ क्लाउड्स को एंग्री दिखाया गया है, तो इसलिए इसको कह सकते हैं हम, ये पर्सोनिफिकेशन है, मानवीयकरण है। नेक्स्ट है पैराडॉक्स। और आपने सुना भी वो पैराडॉक्स होता है विरोध, विरोधाभासी। पैराडॉक्स मतलब कहा जिसमें विरोध किया जाए, एक बात कह के दूसरी जगह उसके विरुद्ध बात कही जाए, वो होता है पैराडॉक्स। इसमें मैंने एक वर्ड लिखा है, आपने ध्यान से देखना है। अ स्टेटमेंट दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी, कोई भी बात कही जाए जो विरोधाभासी हो। किस तरीके से? एग्जाम्पल में समझेंगे। स्टेटमेंट दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब एक समय बात कुछ कह दी जाए, दूसरी जगह उसके विपरीत बात कह दी जाए, कॉन्ट्राडिक्टरी जहाँ पे कहा जाए। कैसे? हेयर आर द रूल्स, ये रूल्स हैं, इग्नोर ऑल द रूल्स। पहले तो रूल्स के बारे में बता रहे हैं कि भाई ये रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट है ये, और फिर कह रहे हैं इनको इग्नोर करो, तो ये बात उसकी क्या हुई? कॉन्ट्राडिक्टरी हुई। नेक्स्ट है दिस इज़ द बिगिनिंग, कि भी ये शुरुआत है, किसकी? एंड, समापन की। पहले शुरुआत बता रहे हैं, फिर उसको समापन बता रहे हैं। तो जहाँ एक चीज़ का विरोध किया जाए, कॉन्ट्राडिक्ट किया जाए, विरोधाभासी जो बात हो, उसको हम बोलते हैं पैराडॉक्स। तो ये आपने याद रखना है, पैराडॉक्स आसान है। इस प्रकार के सेंटेंसेस आपको दिखाई दे जहाँ एक बात कह के दूसरी जगह उसका विरोध किया जाए, वो होता है पैराडॉक्स। मान्य पर्सोनिफिकेशन आपके समझ में आ गया, रिपीटिशन आपके समझ में आ गया। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट सेवंथ एंड इट इज ऑक्सीमोरोन। सेवंथ जिसकी हम बात करने जा रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच, ऑक्सीमोरोन। और स्टूडेंट्स इससे पहले जो हमने पढ़ी थी पैराडॉक्स, तो ये उसके उसी जैसी है, थोड़ा डिफरेंस है। देखते हैं क्या डिफरेंस है बिटवीन पैराडॉक्स एंड ऑक्सीमोरोन। तो पैराडॉक्स भी कॉन्ट्रडिक्टरी है, ये भी कॉन्ट्रडिक्टरी है, लेकिन उसमें जो कॉन्ट्रडिक्टरी है वो पूरा सेंटेंस होता है पैराडॉक्स में, लेकिन इसमें कॉन्ट्रडिक्टरी बिटवीन टू वर्ड्स, केवल दो शब्दों के बीच में होते हैं। या मैंने लिखा भी है टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स, इसमें दो शब्द आते हैं जिनके बीच में विरोधाभास होता है। विरोधाभास जैसे सुख दुख, विरोधाभास। तो देखते हैं दो, उसमें तो पूरा सेंटेंस, ये डिफरेंस आपने याद रखना है। पैराडॉक्स में पूरा सेंटेंस में कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, लेकिन इसमें ओनली टू वर्ड्स, बिटवीन टू वर्ड्स, दो वर्ड्स के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। जैसे डू यू हैव द ओरिजिनल कॉपीज, ओरिजिनल भी और कॉपीज भी। कॉपीज कोई नकली चीज़ मानते हैं, ओरिजिनल असली चीज़ मानते हैं। डू यू हैव द ओरिजिनल कॉपीज, हालांकि अर्थ तो इसका ये है कि आपके पास जो असली कॉपीज़ हैं क्या वो आपके पास हैं, लेकिन जो पोइट है उसने इसमें साथ में किसका यूज़ कर दिया है? ऑक्सीमोरोन का यूज़ कर दिया है, ओरिजिनल कॉपीज़ का यूज़ करके। ओरिजिनल असली और कॉपीज़ मतलब नकली, तो यहाँ इसको हम कह सकते हैं ऑक्सीमोरोन है। ही इज़ सीरियसली फनी, वह बहुत ज़्यादा मजाकिया है। यहाँ पे सीरियसली मतलब वेरी, बहुत ज़्यादा, फनी मतलब मजाकिया। लेकिन इसका एक रूप और है, सीरियसली तुम्हें पता है गंभीर भी होता है, गंभीर, और फनी होता है मजाकिया। हालांकि कवि यहाँ ये कहना चाहता है सीरियसली फनी है, बहुत ज़्यादा मजाकिया है, लेकिन साथ में कवि ये भी कहना चाहता है, यहाँ लैंग्वेज को अच्छा दिखाने के लिए उसने साथ में सीरियसली फनी का मतलब ये भी दिखाया है कि वो गंभीर और फनी, मजाकिया, कॉन्ट्रोडिक्ट किया गया है। और यहाँ दो वर्ड में जहाँ कॉन्ट्रोडिक्ट हो वो कौन सा होता है? ऑक्सीमोरोन होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं हाइपरबली। हाइपरबली जिसको हम बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। आपने हिंदी में सुना भी होगा, अनुमान की आग पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जलगी गए निशाचर भाग। यानी बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा, लंका सारी जल गई लेकिन पूंछ को कोई नुकसान नहीं हुआ, बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा की जाए तो वो होता है अतिशयोक्ति अलंकार, जिसको हिंदी में बोलते हैं हाइपरबली।
बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा करना, एग्जिजरेट करना, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा करना। आई एम सो, बढ़ा चढ़ा के कोई बात दिखाना। आई एम सो टायर्ड, मैं इतना थक गया हूँ, दैट आई कुड स्लीप फॉर 1 ईयर, 1 साल तक सो सकता हूँ। ज़्यादा थक गया है तो हम सो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 साल तक हम सो जाएं। तो बढ़ा चढ़ा के कोई बात कही जाए उसको बोलते हैं हम हाइपरबली, ये ध्यान रखना है। और एसोनेंस, अब हम बात करने जा रहे हैं एसोनेंस, ध्यान से सुनना। एसोनेंस, रिपीट द सेम वोवल, जिसमें एक वोवल की जो साउंड है वो बार बार आए, बट स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट, लेकिन ध्यान रखना है वो वर्ड किससे शुरू होना चाहिए, कॉन्सोनेंट से शुरू होना चाहिए। एक तर्ज, एक लय, ठीक है, एक लय बने, लेकिन जो लय बनने वाला वर्ड है उसकी स्टार्टिंग किसके साथ में होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट के साथ में स्टार्टिंग होनी चाहिए। कैसे, बियर इज नियर बट नो नीड ऑफ फियर, ठीक है। तो देखो बियर में बी से स्टार्टिंग है, ठीक है, या फिर नियर में एन से स्टार्टिंग है, फियर में एफ से स्टार्टिंग है, सारे कॉन्सोनेंट है। आगे वोवल आता है, सभी के आगे जो साउंड है वो किसकी है, वोवल की है। जो जिन वर्ड की लय मिले, बियर इज नियर बट नो नीड ऑफ फियर, तो ये हम कह सकते हैं एसोनेंट से है, जिसमें स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से हो लेकिन साउंड किसकी हो, वोवल की हो, ठीक है। तो ये कुछ फिगर ऑफ स्पीच थे जिनके कमेंट बार बार आ रहे थे, और जो इम्पोर्टेंट भी है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो मैंने करवाने थे ये कंप्लीट हो चुके हैं, इनको अपने ध्यान से देखना है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि कोई भी यदि बंदा यूट्यूब पे आता है तो सब्सक्राइब कोई करता है तो इसके लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।